नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक विशेष और ख़ास बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, उससे रिलेटेड 2 वीडियोज हैं वो आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। और जो व्यूवर्स नए हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लिए लाइक कमेंट भी कीजिए। आपके द्वारा हमारे वीडियोज़ के लिए लाइक कमेंट करना, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना, ये हम लोगों का काफ़ी मनोबल बढ़ाता है और हम लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसी नई ऊर्जा के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बहुत ही विशेष, खास और सार्थक बातें बता पाते हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम जिस मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे वो मुख्य बिंदु आपका है माध्य। नाम आप लोगों का सुना हुआ पहले भी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है माध्य के 2 नाम और भी हैं, समांतर माध्य या औसत। समांतर माध्य और जो औसत मैंने यहाँ लिखा है वो इसी के ही अन्य नाम है। तो आप ये समझ लीजिए माध्य को माध्य के अलावा 2 नामों से और जाना जा सकता है, समांतर माध्य और औसत। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है मीन। क्या बोला जाता है? मीन। ठीक है। तो इस मुख्य बिंदु से रिलेटेड हमने 6 क्वेश्चनों का एक बूस्टर डोज तैयार किया है और जो भी व्यूवर्स, जो भी विद्यार्थी उन 6 क्वेश्चनों का बूस्टर डोज है वो लेगा, उसके फ्यूचर में कभी भी उसको माध्य से रिलेटेड प्रश्नों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमने बूस्टर डोज तैयार किया है वो बूस्टर डोज आप लोग ज़रूर लें, आप लोगों को कामयाब करेगा, ऐसा हमारा भरोसा है और यही हमारी आशा है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है उसकी बातचीत करते हैं अपन। किसी बल्लेबाज ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 10 मैचों में क्रमशः 20, 17, 21, 18, 40, 13, 15, 19, 16 और 18 रन बनाए। माध्य रन संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रश्न में दिए गए जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार के हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में न तो कोई एक जैसा समान अंतर चल रहा है और न ही कहीं ये कंटिन्यू चल रहे हैं, न ही कोई आपको टेबल के रूप में दिया गया है। तो यदि इस प्रकार के आंकड़े कहीं पे है तो इन आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं भाई? अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं? अवर्गीकृत हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। आप देखेंगे कि माध्य का नाम आ रहा है, इसका मतलब माध्य ही हमसे पूछा गया है। अब ये समझ लीजिए कि इस टाइप के अवर्गीकृत आंकड़े आप लोगों को जब दिए जाएंगे तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये फॉर्मूला हम लोगों का सुना हुआ ज़रूर है लेकिन हम लोग कई दिनों से इसको यूज़ नहीं लेते हैं तो वो माइंड से निकल जाता है। माध्य का एक फॉर्मूला ये हम लिखेंगे, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। या एक शब्द आ रहा राशि। राशि का मतलब ये जो आंकड़े हैं इनको ही राशि कहा गया है और सभी आंकड़ों को एक साथ बोलेंगे तो बोल देंगे राशियां। यही राशियां हैं। ठीक है। तो ऊपर हमने लिखा राशियों का योग, तो जो भी आंकड़े अपने को यहाँ दिए गए हैं उनका हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो आप इस प्रकार से सभी संख्याओं को लिख दीजिए। 20 + 17 + 21 + 18 + 40 + 13 + 15 + 19 + 16 और यहीं एक संख्या मैं नीचे लिख देता हूँ 18। ये सब संख्याएं आपके पास में है। तो एक बार काउंट करके देख लो कि ये संख्या है कितनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 10 हो गई। तो देखो नीचे हमने लिखा राशियों की संख्या, तो इसका मतलब टोटल संख्याएं 10 हैं तो राशियों की संख्या 10 हो गई। हमारे पास में कुल कितनी राशियां हैं? 10 राशियां हैं, इसलिए हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब क्या करना है? अब इनको जोड़ना है।
तो इकाई का अंक जोड़ लेते हैं। 0 के साथ में 7 जोड़ेंगे, 7 1 8 8 8 16, 16 यहाँ जुड़ेगा, 16 ही होगा, 16 3 19, 19 सर 5 24, 24 सर 9 33, 33 सर 6 39, 39 सर 8 है 47, 47 का 7 हासिल 4 है, 4 यहीं जोड़ दो ताकि हम भूल नहीं जाए। 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 1 10, 10 4 14, 1 15, 1 16, 17, 18, 19 बटे में 10 है। अब इसमें 197 में 10 का भाग लगाना है। तो 10 का भाग लगाना बड़ा आसान है कि जब हर में 10, 100, 1000, यदि 10 की पावर वाली संख्या आ रही है, जैसे 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है, या 3 पावर ले लें 10 के तो 1000 हो जाता है। तो यदि बटे में 10, 100 या 1000 है तो भाग लगाना बड़ा आसान है। ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसा लिख दो और नीचे केवल यही देखना है कि कितने जीरो है हमारे पास में, कितने शून्य है। इधर से इकाई की अंक की ओर से एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे क्योंकि नीचे हमारे पास में 1 जीरो है। तो ये हो गया आपका माध्य। जैसा आपने देखा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और अब अपन इसकी दूसरी वैरायटी के बारे में बात करेंगे कि इसके अलावा और किस प्रकार का प्रश्न इस क्वेश्चन से हल हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नई वैरायटी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्न हैं वो आपकी एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो है उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, यदि 4 3 8 अक्ष 5 7 और 12 का माध्य 7 है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए आपका नई वैरायटी का नया प्रश्न। यदि 4 3 8 अक्ष 5 7 और 12 का माध्य 7 है, यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए गए हैं वो सब के सब अवर्गीकृत हैं। और प्रश्न में विशेष क्या है कि माध्य हमसे पूछा नहीं गया है, माध्य हम लोगों को दिया गया है। कितना? 7। और आगे पूछा गया कि यहाँ पर जो आंकड़े हमने लिखे थे उसमें जो अक्ष आ रहा था उस अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में दिए गए जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं? अवर्गीकृत। और हमसे पूछा गया है, चाहे दिया गया है, हमसे पूछा जाए तो भी और हमको माध्य दिया जाए तो भी, यदि माध्य की बात होती है और अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो माध्य का वही सूत्र होगा जो जस्ट अभी अभी हमने काम में लिया था। कौन सा सूत्र था भाई? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबसे पहले समझना यह है कि क्या माध्य प्रश्न में दिया गया है? क्या पूछा थोड़ा ना गया, माध्य प्रश्न में दिया गया है। कितना? 7। तो हम क्या करेंगे, जहां माध्य लिखा हुआ उसकी जगह 7 लिख देंगे, बराबर। राशियों का योग का मतलब जो जो आंकड़े यहाँ पर हैं उनको जोड़ेंगे। 4 + 3 + 8 + अक्ष + 5 + 7 + 12, इन सबको जोड़ दिया। तो राशियों का योग का मतलब यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई है उन सब का योग करना है। अब योग बाद में अपन हल कर लेंगे। राशियों की संख्या का मतलब हमारे पास में कितनी राशियाँ हैं, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी राशियाँ भाई? 7 हैं। तो यहाँ अपन 7 लिखेंगे। कितनी राशियाँ हैं? 7 है। अब देखो एक बार इस 7 को ऐसा कैसा लिखो और यहाँ समझो अक्ष के अलावा जो भी दे रखा उन सबको जोड़ दो। 4 3 7, 7 8 15,
15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 12 हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा भाई? 39। अब ये जो अक्स है ये इनके साथ जुड़ रहा है तो इसको ऐसे जोड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं 4 3 इन सब संख्याओं को जोड़ के 39 तो हमने सही कर दिया, लेकिन यहाँ जो अक्स आ रहा है वो अक्स सीधा इसके साथ में लिख देते हैं 39 के आगे। तो ये अक्स है यहाँ जुड़ नहीं रहा है, अक्स तो यहाँ पर क्या हो गया? गुणा हो गया, क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं आ रहा कोई। तो हम तो यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जोड़ते हैं। तो यहाँ यदि प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और बटे में 7 था 7, इनको हमने जोड़ दिया, ये आ गया। इसके आगे ये नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे? इसके बटे में हम 1 लगा लेंगे और इनको वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? वज्र गुणा, ठीक है। अब वज्र गुणा कैसे होता है? जिधर 1 है पहले उनको गुणा कर दिया करो। तो 1 को अपन इधर गुणा करेंगे, 1 को अपन इधर गुणा करेंगे तो 1 को यहाँ गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो। और याद रखो 1 को जिससे भी गुणा करोगे वही आएगा। तो 1 को अपन यहाँ इनसे गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो आगे क्या होगा? ये हो जाएगा 39 प्लस अक्स बराबर। जैसे ही हम इधर गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद में बराबर लगा दो, एक तरफ गुणा हो गया। अब इधर ये जो संख्या आ रही है 7 और इधर ये तिरछा ये 7 को 7 से गुणा कर दो, ये हो गया 49। कितना हो गया भाई? 49 हो गया, ठीक है। हम मान निकालना चाहते हैं अक्स का, तो यहाँ अक्स लिख दो और बराबर में 49 पहले से था, अब कौन बच गया? 39। इसका उधर पक्षांतरण कर दो। आप सब जानते हो पक्षांतरण के बाद में चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 39। और 49 में से 39 घटाएंगे तो ये आपके अक्स का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी? अक्स का मान हो जाएगा 10। तो ये आपका अक्स का मान हो गया। तो यदि ऐसा प्रश्न कहीं पे भी आता है कि कुछ आंकड़े आपको दे दी जाए और फिर उसका माध्य दे दिया जाए, तो हमें ये समझना होगा कि वो आंकड़े अवर्गीकृत है या नहीं है। यदि अवर्गीकृत है तो यही फॉर्मूला लगेगा। माध्य प्रश्न में पूछा गया तो भी यही फॉर्मूला, माध्य प्रश्न में दिया गया है तो भी यही फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना है, माध्य यदि दिया गया है तो माध्य की जगह उसको लिख दो, बाकी जो भी आंकड़े हैं उनका यहाँ योग कर दो। नीचे होती है राशियों की संख्या कि कितनी राशियाँ आपके पास है, 1 है, 2 है, 5 है, कितनी राशियाँ? तो 1 2 3 4 ऐसे जोड़ के देखा हमने तो 7 राशियाँ आ गई। और फिर इनको वज्र गुणा वगैरह करके उसको हल कर दो। आगे वाली बातें बिल्कुल आसान है, आगे कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये है कि प्रश्न को पढ़ने के बाद में हम लोगों को ये लगना चाहिए था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। और यदि जिस विद्यार्थी को इस बात का अंदाज़ा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी प्रकार के प्रश्न को कभी गलत नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस 2 वैरायटी के प्रश्न हमने आप लोगों को बताए और अब हम बात करेंगे एक नई वैरायटी का प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोग जैसे ही देखेंगे, फर्स्ट बार देखेंगे तो लगेगा कि यार ये बातें तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, किसी कक्षा के 5 छात्रों का औसत भार है। प्रश्न संख्या 3, 2 प्रश्न हम कर चुके हैं। किसी कक्षा के 5 छात्रों का औसत भार 28 केजी है। इनमें से एक छात्र ने किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। इनमें से किसी एक छात्र ने अन्य विद्यालय में प्रवेश लिया है। तो शेष छात्रों का औसत भार, तो शेष छात्रों का औसत भार
25 kg हो जाता है, 25 kg हो जाता है, तो दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले, तो दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र का भार ज्ञात कीजिए। छात्र का भार ज्ञात कीजिए। ये आपका एक नया टाइप का प्रश्न है, एक बार थोड़ा समझ लो। किसी कक्षा, कोई भी कक्षा हो सकती है, 5 छात्रों का औसत भार 28 kg है। इनमें से किसी एक अन्य विद्यालय में, इनमें से किसी एक छात्र ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया। क्या बताया मैंने कि 5 छात्र हैं यहाँ पर, उनका औसत भार 28 किलोग्राम है। इनमें से किसी एक छात्र ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया, तो शेष छात्रों, शेष कितने छात्र बच गए भाई? 5 छात्र थे, एक छात्र ने दूसरे विद्यालय में प्रवेश कर लिया। अब कितने छात्र बच गए? 4 बच गए। तो उन 4 छात्रों का औसत भार है वो 25 किलोग्राम हो जाता है। तो दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र का भार ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होगा। इसमें प्रश्न में 2 बातें आ रही है, एक तो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, और एक आ रहा है औसत भार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितने छात्र बताए गए? 5, तो यहां लिख लो 5। इन 5 छात्रों का औसत भार कितना बताया गया है? 28 किलोग्राम। कितना बताया भाई? 28 किलोग्राम। इसके बाद में इनमें से किसी एक छात्र ने अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लिया, तो शेष छात्र, शेष कितने छात्र बच गए? एक तो दूसरे विद्यालय में चला गया, अब कितने छात्र बच गए? 4 बच गए ना। तो ये लो 4 छात्र बच गए, और इनका जो औसत भार है वो है 25 kg। एक बार मैं थोड़ा ऐसे एरो का निशान लगा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा ध्यान रहे कि 5 छात्रों का औसत भार इतना है और 4 छात्रों का औसत भार ये है। औसत का मतलब है 1 इकाई, 1 के हिस्से में कितना था? औसत का मतलब होता है 1 के हिस्से में। हमें क्या करना है? यहां लिखना है कुल भार। यहां बोला है औसत, औसत का मतलब 1 विद्यार्थी के लिए है ये। तो 5 विद्यार्थियों के लिए कुल भार कितना होगा? इस 5 को इससे गुणा कर दो, तो 5 गुणा 28 कितना हो जाएगा? 140 kg। 140 kg हो गया। और 4 छात्रों का औसत भार ये है। औसत का मतलब ये 1 विद्यार्थी के लिए है, औसत का मतलब होता है 1 के लिए। ठीक है, तो 1 विद्यार्थी के लिए इतना है, तो 4 विद्यार्थियों के लिए कितना होगा? गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 4 को 25 से गुणा कर देंगे और ये आ जाएगा 100 kg। अब देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, ये जो 140 है वो क्या है? 5 छात्रों का कुल भार। ये 5 छात्रों का कुल भार है, और ये जो 100 kg लिखा है ये 4 छात्रों का कुल भार। अब समझ लीजिए, जब 5 थे तब कुल भार इतना था, और जब 1 चला गया 4 बच गए तब 100 है। तो इन दोनों में कितने का अंतर चल रहा है? 40 का। इसका मतलब जाने वाले विद्यार्थी का जो भार था, वजन है, वो 40 kg था, क्योंकि 5 जब थे तब तो 140 है, जब 1 चला गया तो अब 100 बच गया टोटल भार, कुल भार। तो अब 40 का अंतर चल रहा है। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वही आपका दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र का भार है। तो हम लिख सकते हैं, अतः दूसरे विद्यालय में जाने वाले छात्र का भार, दूसरे विद्यालय में जाने वाले छात्र का भार कितना हो जाएगा? 140 में से 100 को घटा देंगे, और घटाने के बाद में बचेगा 40 kg। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपने देखा
कि एक विशेष वैरायटी के जो प्रश्न जो कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो कैसे हल होते हैं, इसके बारे में हमने इन 3 प्रश्नों के माध्यम से आपको बताया और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन विद्यार्थियों को अभी तक थोड़ा बहुत भी सस्पेंस से डाउट है वो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें और एक बार फिर से देखते हुए इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि जब अपन अपने हाथ से खुद लिखते हैं और उसी लिखी हुई चीज़ को जब हम खुद पढ़ते हैं तो वो अपना खुद का लिखा हुआ है, और यदि हम खुद पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ अपने को ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा याद होता है। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही देखेंगे। हमने आपको एक विशेष वैरायटी के प्रश्नों के बारे में बताया और मादे से रिलेटेड 6 प्रश्नों का बूस्टर डोज हम लोग लेकर के आए हैं, जिनमें से 2-3 प्रश्न हमने बता दिए और 3 प्रश्न हम लोग आप लोगों के लिए और बताएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं 3 वीडियो और बनाऊंगा मैं मादे के लिए। एक वीडियो ये है, इसके अलावा 3 वीडियो और बनेंगे। 4 वीडियो जो आप देखेंगे तो मादे से रिलेटेड पर्सन है, वहाँ आप कभी भी उस पर्सन से घबराएंगे नहीं और माध्य वाला पर्सन 101% किसी भी टाइप की एग्जाम में आप निश्चित रूप से हल कर देंगे। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।